जैसा कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग ये समझ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर की ओर मुड़ती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में अविलंबवत आपतित होती है प्रकाश किरण, तो बिना विचलित हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इंटर कर जाती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित कुछ हमने मुख्य बिंदु जो प्रारंभिक हैं जिसको हमने पढ़ा है, जाना है। आज के क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जरा समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक को समझने के लिए प्रकाश की चाल को थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। जैसे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या उसी को जब हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो वह इतना आता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसके लिए हमने एक विशेष सिंबल दिया है C। क्या दिया है? C। ये जो C है ये एक कांस्टेंट प्रकाश की चाल के लिए हमने दिखाया है। तो C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो इतनी होती है। जल में प्रकाश की चाल, जल में जो प्रकाश की चाल होती है तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, वेलोसिटी v, या स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग किसे दिखाएंगे? v से। लेकिन यह किस माध्यम में है? ये वाटर में है, जल में है, तो हम लोग यहाँ पे w लिख देंगे। तो यानी मतलब है v का मतलब क्या हुआ? चाल, और w का मतलब वाटर, यानी जल में प्रकाश की चाल को क्या दिखाएंगे? v w। तो क्या लिखेंगे? कितना होता है? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल इतनी होती है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है, देखिए v, और यहाँ क्या लिखेंगे? g, यानी कि ग्लास। तो कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कितना हो जाएगा? वो होता है 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल अगर आप चाहे तो ऐसा दिखा भी सकते हैं, v और यहाँ पे a का मतलब एयर, v का यानी चाल, स्पीड को भी से दिखाते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल, इसके लिए एक विशेष चिन्ह है जो हम निर्वात के लिए या वायु के लिए बराबर मानते हैं। जैसे होता यह है कि निर्वात में जहाँ पे वायु भी नहीं होता है, जिसको हम शून्य कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, वहां पे जो प्रकाश किरण की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है। लेकिन जब वायु में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो होता यह है कि प्रकाश किरण की चाल थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन हम लगभग बराबर मानते हैं। निर्वात में और वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसे हम लगभग बराबर मानते हैं, और इतना मानते हैं 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसी प्रकार से जल में प्रकाश किरण की चाल, कांच में प्रकाश किरण की चाल, तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यम में प्रकाश किरण की जो चाल होती है वह अलग अलग होती है। अब हम बात कर रहे थे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। ये क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक जो है यह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश किरण की चाल का अनुपात होता है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। निर्वात में प्रकाश किरण की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश किरण की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसे दिखाते हैं म्यू से। इस तरह का एक सिंबल होता है म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। ठीक है, तो अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं और ये होता क्या है? तो दो माध्यम जो होते हैं उनमें प्रकाश किरण की जो चाल होती है उसके रेशियो होते हैं, ये अपवर्तनांक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमसे कहा गया कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जरा समझिएगा, यह एक प्रश्न है कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हम यहां लिखेंगे म्यू और यहाँ पे डब्ल्यू। म्यू किसको इंडिकेट करता है, किसका सूचक है, किसको सूचित करता है? अपवर्तनांक को। डब्ल्यू का मतलब वाटर, जल का अपवर्तनांक। तो हम क्या लिखेंगे? C बटा V डब्ल्यू। देखिए मैंने क्या लिखा, ऊपर C क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, या इसी को लगभग मानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये जो संकेत है वो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा VW क्या है? यहाँ देखिए जल में प्रकाश की चाल को हम लोग VW से दिखा रहे हैं। तो जरा यहाँ पे रखते हैं, तो म्यू डब्ल्यू बराबर वायु में प्रकाश किरण की चाल कितनी है? 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश किरण की चाल कितनी है? तो 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10 का पावर 8 और 10 का पावर 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड मात्रक सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 3 बटा 2.25 बचा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आता है? तो हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बराबर 3 बटा 2.25, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर आप डबल 0 कर दीजिए और नीचे 225 कर सकते हैं, तो आ जाएगा म्यू डब्ल्यू बराबर, ये कटेगा 25 से 12 बार में कट जाएगा 300 और 25 से 9 बार में नीचे कट जाएगा 25 9 225, तो 12 बटा 9 ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? म्यू डब्ल्यू बराबर 300 का 12 और 3 3 का 9, तो हो जाएगा 4 बटा 3। ये जो 4 बटा 3 है 4/3 आया, ये क्या है जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 1.33 समथिंग आता रहेगा। ठीक है, ये हमेशा 1.33। तो ये जो 1.33 आया या 4/3 आया, ये क्या है? तो यह अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का होता है, माध्यम का होता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये किसका है? वाटर का है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें कहा जाए कि मान लीजिए हमको कांच का क्या चाहिए? कांच का अपवर्तनांक। देखिए मैंने क्या लिखा, अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं और जी क्या है? ग्लास है, कांच है। तो कांच का अपवर्तनांक, तो क्या बताया मैंने कि निर्वात में प्रकाश किरण की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल जिसका अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं। तो ऊपर तो हमारा सी रहेगा, निर्वात में प्रकाश किरण की चाल, नीचे क्या हो जाएगा? भीजी, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब आप जानते हैं कि सी का मान कितना होता है? ये कांस्टेंट है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा
कांच में प्रकाश किरण की चाल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था 2 × 10 का पावर 8, तो रख दीजिए 2 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ मीटर प्रति सेकेंड फिर से कट गया, 10 का पावर 8 फिर से कट गया, बच कितना गया 3/2। ओके, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, ठीक है डेढ़। तो ये 1.5 क्या है, तो ये कांच का अपवर्तनांक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो इस तरीके से किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे इसको जरा हम लोग फॉर्मूला में बदल लेते हैं। तो जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप, लगभग हम बराबर मानते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। गौर कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल कितनी है वो यहां आपको रखना होगा। अगर आप किरोसिन का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो किरोसिन में प्रकाश की चाल कितनी है वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ऊपर तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा रहेगा और वो कितना होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या एम, मतलब मीडियम। एम का मतलब यहाँ पे क्या मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश किरण की चाल C बटा माध्यम में प्रकाश किरण की चाल। तो चाल को तो V से दिखाते और यहाँ पे M लिख दे रहे हैं। जिस माध्यम का देखिए अपवर्तनांक उसी माध्यम में प्रकाश किरण की चाल नीचे है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक का फॉर्मूला बन जाता है, μm बराबर C बटा V है, ठीक है। एक चीज और है, अपवर्तनांक को और भी लेटर से दिखाए जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं n यूज किया गया है या और भी कोई सिंबल यूज किया गया है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अपवर्तनांक μm बराबर C बटा Vm, ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी जो आप ये अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मैंने बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अभी जिस अपवर्तनांक की हम लोग बात कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी से रिलेटेड हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपेक्षिक अपवर्तनांक। वहां पे हम लोग जाएं उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है और इसकी विमा क्या होता है, डायमेंशन। तो विमा तो एक नई चीज जो 11th में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप मात्रक की बात कर सकते हैं 10वीं के क्लास में। तो ये मात्रक हीन होता है, अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि क्यों नहीं होता। यहाँ पे गौर से देखिए तो दो स्पीड का रेशियो है। जब भी आप यहाँ पे चाल रखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में, और ये भी तो चाल ही है। ये अलग बात है कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, लेकिन है तो दोनों स्पीड ही, तो यूनिट तो सेम होगा। और जब मात्रक ऊपर और नीचे दोनों सेम होंगे, समान होंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए जो है अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता और ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मात्रक विहीन होता है। तो जब भी आपको अपवर्तनांक निकालना हो किसी माध्यम का तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो सही मतलब है वो समझते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक
2 है। समझने के लिए प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लेते हैं म्यू एम का बराबर वैल्यू कितना है 2। तो ये क्या कर रहा है, कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है 2। अपवर्तनांक होता क्या है, ये होता है अपवर्तनांक जो है वह निर्वात में प्रकाश किरण की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश किरण की चाल बराबर 2। ये अपवर्तनांक जो है वो तो ऐसे ही निकाला गया होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पहले से। तो C बटा Vm बराबर कितना हो गया 2। ये भाग में है, जरा इसको इधर भेजिए, इसको जरा भेजिए। तो क्या होगा, C बराबर 2 गुने Vm। इस इंफॉर्मेशन को जरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। C बराबर 2 गुने Vm, ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है, गौर से देखिए कि माध्यम में जो प्रकाश किरण की चाल है उसमें आप 2 से गुणा करेंगे तब जाके निर्वात में प्रकाश किरण की चाल आपको प्राप्त होगा। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल कम है और इस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल अधिक है। ये जो स्पीड है वो अधिक है और ये कम है। या इसी को ऐसे सोचिए, अगर ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। अरे होगा ना। तो जब भाग में होगा तो इसका आधा, यानी कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूं कि C/2 इज इक्वल टू क्या होगा, Vm। यानी माध्यम में प्रकाश किरण की चाल निर्वात में प्रकाश किरण की चाल का आधा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है, हमको ये इंफॉर्मेशन देता है, हमको ये समझाता है कि भाई निर्वात के सापेक्ष में, निर्वात के रिलेटिव किसी और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की चाल है, वो कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। ठीक है, फास्ट है स्लो है वो अलग मैटर करता है, लेकिन कितना गुना अधिक है और कितना गुना कम है ये हमको मैसेज देता है, ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये एक एक्चुअल मीनिंग है कि जब भी हम यहाँ पे 2 मीडियम में, 2 माध्यम में प्रकाश किरण के चाल का अनुपात निकालते हैं तो हमको ये मैसेज मिलता है अपवर्तनांक से कि भाई इस माध्यम का अपवर्तनांक हमको मिला है वो ये बता रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश किरण की जो चाल है वह अधिक है या कम है। चलो सोचिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक मीडियम म्यू, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए 1 है। सोचिए ये क्या मैसेज दे रहा है, प्रयास कीजिए सोचने का। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, C बटा Vm बराबर 1। अब यहाँ पे Vm भाग में इधर 1 पे गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Vm। ये क्या बताने लगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक 1 होता है उसमें प्रकाश किरण की चाल और निर्वात में प्रकाश किरण की चाल बराबर होती है। तो कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1 होगा, तो वैक्यूम ही है, निर्वात ही। अदरवाइज जो हवा होता है उसका 1.001 काफी कम होता है, मतलब 1 के बहुत करीब होता है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम है और उसमें प्रकाश किरण की चाल बराबर होती है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम का टेबल देता हूं जिसको आपको घर पे अभी बनाना है। ठीक है, और बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोगों का है उसमें निश्चित रूप से मैसेज करेंगे। ओके, अलग अलग माध्यम मैंने लिए एग्जाम्पल के लिए और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ लिखा मैंने, अपवर्तनांक को लिखा। आपको बताना है कि ये इनमें जो है अलग अलग माध्यम में प्रकाश किरण की जो चाल है वो कितनी है, और आप इसको निकाल करके इस डाटा को, इस टेबल को कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके आप मैसेज करिए, कमेंट करिए। और अगर नहीं बने वो भी आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं फिर से इसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, सो इसको बनाइए आप इंडेक्स। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग कभी RRI भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के, गौर से समझिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी क्या बोला, किन्हीं 2
अपवर्तनांक कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, इसको जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं सबसे पहले हवा, एयर। अगर हमसे पूछा गया कि जो है सो कि अपवर्तनांक निकालिए, किसका? तो हवा का, म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी हवा का अपवर्तनांक। तो हम क्या करेंगे? निर्वात में प्रकाश किरण की चाल और बटा हवा में, एयर में प्रकाश किरण की चाल। तो हम ये मानते हैं कि जितना निर्वात में प्रकाश किरण की चाल होती है लगभग उतना ही जो है सो कि हवा में प्रकाश किरण की चाल होती है। दोनों बराबर है तो ये जो है सो कि पूरा कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 1 के आसपास। अभी तो ये 1 आएगा, लेकिन अगर इसका एक्चुअल वैल्यू जो होगा हवा में अगर रखा जाए तो ये 1 दशमलव समथिंग आएगा, कुछ आएगा। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे हैं जल, वाटर, जल के अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमको म्यू डब्ल्यू चाहिए। क्या चाहिए? म्यू डब्ल्यू चाहिए। तो जल का अपवर्तनांक यदि हमें निकालना है, वाटर का अपवर्तनांक निकालना है, तो सी बटा वी डब्ल्यू कर देते हैं। अब सी का मान कितना होता है? 3 गुने 10 का पावर 8, और जल में प्रकाश किरण की चाल कितनी होती है? तो 2.25 गुने 10 का पावर 8। मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं दोनों ही स्पीड है, मात्रक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4/3। हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। 4/3 मतलब 1.33 करके आएगा। अब हम बात करते हैं कांच यानी कि ग्लास, इसके अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो निकालते हैं म्यू जी, ग्लास का अपवर्तनांक। तो सी बटा क्या हो जाएगा? वी जी। तो सी कितना ले लेंगे? 3 गुने 10 का पावर 8 बटा नीचे ग्लास में प्रकाश किरण की चाल 2 गुने 10 का पावर 8, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3/2, यानी म्यू जी का वैल्यू आ गया 3/2, यानी मतलब 1.5। ओके, तो अभी जो हम लोग ये निकाल रहे हैं ये हवा का अपवर्तनांक है, लेकिन कौन सा? निरपेक्ष है या आपेक्षिक है? एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? तो ये एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है। ये भी क्या है? जल का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष है। ये क्या है? कांच का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष है। अभी तक हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ये निकाल रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, जैसे जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। तो गौर कीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं कि जो जल का अपवर्तनांक है और जो कांच का अपवर्तनांक है, देखिए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या? जल का अपवर्तनांक, और म्यू जी का मतलब क्या? कांच का अपवर्तनांक। तो ये दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा, उसको हम कहेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको किसे दिखाएंगे? तो भाई है तो ये अपवर्तनांक ही, ठीक है, तो हम इसको किसे दिखाएंगे? म्यू से ही। लेकिन दिखाने का तरीका होगा कि जो ऊपर वाला माध्यम रहेगा उसको पहले W और जो नीचे वाला माध्यम रहेगा उसको बाद में, ऐसे। तो बनेंगे म्यू डब्ल्यू जी। क्या पढ़ेंगे? म्यू डब्ल्यू जी। हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि जल का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, किसके अपेक्षित? तो कौन सा? कांच के। ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा म्यू डब्ल्यू ए, तो पढ़ेंगे एयर यानी कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यही मैं ऐसे लिख देता ए डब्ल्यू, तो क्या होता? जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। जो यहां पे रहेगा पहला उसके सापेक्ष, और जो यहां पे रहेगा उसका अपवर्तनांक। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जैसे म्यू 2 1, तो इसका मतलब क्या? माध्यम एक के सापेक्ष
माध्यम 2 का अपवर्तनांक ऐसे मिल जाए μ12, तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक। ओके, ये ध्यान रखना, ये पढ़ने आने चाहिए हमको। तो मैं बात जो कर रहा था अपेक्षिक अपवर्तनांक की, ये क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है, उनका रेशियो होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो मीडियम है, यहाँ पे एक है मीडियम 1, ठीक है, और यहाँ पे है मीडियम 2, ठीक है। तो इसका अपना अपवर्तनांक है μ1 और इसका कुछ वैल्यू होगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक है μ2, इसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम करते क्या है, इन दोनों के जो अपवर्तनांक है, माध्यम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और माध्यम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, इन दोनों का अनुपात। तो किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात है, ये भी अपवर्तनांक है, लेकिन ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपेक्षिक अपवर्तनांक है। क्या लिखेंगे, जो ऊपर है वो पहले, जो नीचे है वो बाद में। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, क्या पढ़ेंगे इसको, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। मीडियम 1 के रिस्पेक्ट के में मीडियम 2 का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम किसे दिखाएंगे, μ21, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता μ1 by μ2, ध्यान दीजिएगा μ2 by μ1 है, यहाँ मैंने लिखा μ1 by μ2, तो क्या यह अपेक्षिक अपवर्तनांक नहीं है? है। किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात क्या कहलाते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसमें कोई भी ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि μ1 है ऊपर, तो पहले 1, नीचे 2 है तो ये बाद में। और पढ़ेंगे क्या, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीडियम के सापेक्ष में दूसरे मीडियम का क्या अपवर्तनांक है, इसकी तुलना हमको मिलती है, इसका हम कंपेयर हम करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके करीब होगा। आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, आप भूल जाएंगे कि जो है सो कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मीडियम 3 है और मीडियम 4 है, तो अगर मैं लिख लिया μ34, तो इसको आप क्या लिखिएगा बताइए, μ3 by μ4 लिखें या μ4 by μ3, कौन सा सही है? पहले आप मन में डिसाइड करिए, फिर मैं बताता हूं कौन सही है और कौन गलत है। पहले 3 है तो यहाँ पे μ3 ऊपर, फिर 4 है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक नीचे। ये वाला जो पोर्शन है सही है, ये वाला गलत है। अगर ऐसा हो जाता μ43, तब कौन सा सही होता? फिर ये वाला सही हो जाता, जो पहले है μ4 ऊपर लिख देंगे और μ3 नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये भी मत भूलिए कि जब अपवर्तनांक निकालते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, तो उस वक्त क्या करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला है और ये अपेक्षिक अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए, याद रखिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बनाइए। अब हम लोग इस अपेक्षिक अपवर्तनांक को थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, थोड़ा सा और तोड़ते हैं, ठीक है। देखते हैं ये कहां तक जाता है।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारा माध्यम 1, ठीक है, ये मीडियम 1 है। तो मीडियम 1 में के अपवर्तनांक को दिखाने के लिए हम v1 लिख रहे हैं, और अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो c बटा क्या होना चाहिए, v1। आप इससे सहमत होंगे। यहाँ पे मान लीजिए माध्यम 2 है, और इस माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो कितना है, c बटा v2, ऐसा हो जाएगा। c यानी कि निर्वात में प्रकाश किरण की चाल, और v2 यानी माध्यम 2 में प्रकाश किरण की चाल, ठीक है। अब बात करते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक में हमने क्या पढ़ा कि भाई जो अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात होता है, यानी कुछ ऐसा μ2 बाई μ1। तो यहाँ पे हम पहले 2 लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और नीचे क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 1। तो μ21 बराबर μ2 बटा μ1। ओके, तो μ21 बराबर जो μ2 है ये क्या है, गौर से देखिए। यह जो अपवर्तनांक है निरपेक्ष माध्यम 2 का, यह किसके बराबर है, c बटा v2। तो इसके जगह पे c बटा v2 हम लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं μ2 के जगह पे। μ1 क्या है, c बटा v1, जरा इसको रखिए c बटा v1। ओके, देखिए ये क्या आ जाता है, तो μ21 बराबर, इसको जरा तोड़िए, तो c बटा v2 गुणे, ये भाग में है तो उल्टा उलट जाएगा, तो क्या होगा v1 बटा c। ध्यान से देखिए, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा μ21 बराबर v1 बटा v2। अब इसको जरा समझिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर दो माध्यम में प्रकाश किरण की चाल हमें पता हो तो हम सिर्फ निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। दो माध्यम में अगर हमें प्रकाश किरण की चाल पता हो तो उस परिस्थिति में आप निरपेक्ष अपवर्तनांक तो ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षिक अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर यहां से देखें तो ऐसा लगता है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक प्राप्त करने के लिए दोनों मीडियम का अपवर्तनांक पहले पता होना चाहिए, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करते गए तो आपको समझ में आया कि अगर इस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल हमें पता हो, इस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल पता हो, तो इन दोनों के सापेक्ष एक दूसरे से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अगर हमको निकालना हो तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जब मैं μ21 लिख रहा था तो μ2 बटा μ1 लिख रहा था। यहाँ देखिए μ21 है, लेकिन यहाँ v2 बटा v1 नहीं है, v1 बटा v2 है। तो जब अपवर्तनांक हम लोग ले रहे हैं तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो पहले है उसका अपवर्तनांक ऊपर है, जो बाद में है उसका अपवर्तनांक नीचे है। लेकिन जब ये चाल में बदल जाएगा, चाल से हम निकालेंगे, प्रकाश की चाल से निकालेंगे, तो उस परिस्थिति में अपेक्षित अपवर्तनांक में ध्यान रखना है कि जो बाद में है वो उसमें प्रकाश किरण की चाल ऊपर हो गया, और जो पहले है उसमें प्रकाश किरण की चाल नीचे हो गया। तो ये जो स्पीड के साथ है ये थोड़ा सा इनवर्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं एक साथ कर देता हूं, जैसे μ21 बराबर क्या होता है, अगर अपवर्तनांक के रूप में लिखना हो तो μ2 बटा μ1, लेकिन यही चाल के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, v1 बटा v2, ऐसा लिखेंगे। इसी को हम लोग एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं μgw, जल के सापेक्ष वाटर के रिलेटिव कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे लिखेंगे μg बटा μw। लेकिन यही अगर प्रकाश के चाल के रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे vw बटा vg, ऐसे लिखेंगे। देखिए, जिसका अपवर्तनांक नीचे था उस माध्यम में प्रकाश किरण की चाल ऊपर हो गई, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो c बटा vg, इसका मतलब क्या है, तो c बटा vw, यहाँ पे रखिए, उसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपवर्तनांक दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आपको अपवर्तनांक पता हो वहां से ज्ञात कर सकते हैं,
या दोनों माध्यम में प्रकाश किरण की चाल पता हो, आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां निरपेक्ष अपवर्तनांक जो हमने पहले पढ़ा और जो अपेक्षित अपवर्तनांक पढ़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब दोनों एक ही टाइप का हो रहा है तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है? तो आप ये महसूस कर पाए होंगे अब तक के लेक्चर में कि जब भी हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, जब भी हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना होता है, तो उसमें एक माध्यम हमें निर्वात रखना पड़ता है, निर्वात में प्रकाश किरण की चाल अनिवार्य रखना पड़ता है। लेकिन जब अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात आती है तो उसमें ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि निर्वात को रखना है। वो किसी भी दो मीडियम में प्रकाश किरण की चाल का रेशियो लेकर के आप एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो मैंने पहले बताया कि जिसमें एक निर्वात में प्रकाश किरण की चाल अनिवार्य होता है रखना, वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अपवर्तनांक से रिलेटेड कि जब भी हम दो माध्यम में प्रकाश किरण के चाल का अनुपात निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा हमें मैसेज मिलता है कि एक माध्यम में जो प्रकाश किरण की चाल है, वही प्रकाश किरण जब किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसका जो उसमें जो स्पीड है स्लो हो गया या फास्ट हो गया, और हो गया तो कितना गुना ज्यादा हो गया या कितना गुना कम हो गया, ये मैसेज हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ठीक है, और अक्सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम निर्वात से तुलना करते हैं, और जब रिलेटिव निकालते हैं तो किसी भी दो मीडियम को ले सकते हैं, कोई भी दो मीडियम में लाइट का स्पीड लेके हम लोग तुलना कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं और बोल देता हूं आपको कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि x बराबर 2 और y बराबर 4, बड़ा सा छोटा सा इक्वेशन है, x बराबर 2 y बराबर 4। अब मैं बोलता हूं कि इसको भाग दे दो, भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x बटा y इधर ही कट जाएगा, 1 बटा 2। अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए, तो 2 में x से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 2x, और y में x से गुना हुआ तो क्या होगा y हो जाएगा। अब इसको जरा पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। आपने तो दो वैल्यू थे उसका रेशियो निकाल दिया। अब रेशियो निकाला तो जो x और y है उसके नीचे किस्सा आ गया, कहानी जुड़ी हुई। देखिए क्या जुड़ा, ये कह रहा है कि भाई y जो है वो x का 2 गुना है, x में 2 से गुना करोगे तो y मिलेगा। और देखिए ध्यान से, x का मान 2 है, इसके मान में अगर 2 से गुना कर दीजिए तो y का मान 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को आपस में रिलेट करना और ये मैसेज देना, ये बताना कि एक के सापेक्ष दूसरा कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो माध्यम में प्रकाश किरणों की चालों के अनुपात का खेला है, एक गेम है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मैंने फॉर्मूला दिखाया यहाँ पे आप इसको कंप्लीट करिए। जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका लिंक आपके पास तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो बगल में घंटी होती है उसको आप दबा दीजिएगा। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा अगला पार्ट, उसका मैसेज आपके ऊपर चला जाएगा, तो आप पढ़ पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। फिर आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, मैसेज चला जाए, और आप आराम से उसको समझ पाए, पढ़ पाए। और अपने मित्रों को, जो लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं आपके साथ, आपके इर्द गिर्द के होंगे, उन्हें आप बताएं और उन्हें भी बोलें जुड़ करके पढ़ने के लिए। और जो भी विद्यार्थी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं या कंफ्यूजन हो रहा है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमेशा भेज सकते हैं।